वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस में। तो आज हमारा सेशन होगा प्रोनाउन पर और आज प्रोनाउन का हम लोग लास्ट सेशन करेंगे। पहले के दो सेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने पहले के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है वो प्रोनाउन का थर्ड पार्ट, ये आने वाला थर्ड पार्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। और जिन लोगों ने भी नहीं समझा है प्लीज वो पहले के दोनों पार्ट देख लें और उसके बाद प्रोनाउन का थर्ड पार्ट भी देख लें, या पहले देख लें तो भी चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन देखें जरूर ताकि उससे जो अटैचमेंट है वो आपको जरूर समझ में आए। तो आइए चलते हैं अपने प्रोनाउन के लास्ट सेशन की तरफ। स्टडी मतलब तो आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन लास्ट सेशन पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं फिफ्थ सेक्शन की तरफ जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कई प्रोनाउन आते हैं। शुरुआती मैं आपको तीन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे पहला ईच, ईदर और नीदर। ठीक है, इनके साथ अगर ध्यान से समझिएगा, इनके साथ अगर ऑफ आ गया, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, सभी के साथ है, सिर्फ ईदर के लिए नहीं है। ठीक है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो उनके साथ दो चीजें आनी होती हैं। एक तो नाउन, और अगर नाउन आया तो वो प्लूरल नाउन होगा। कौन सा? प्लूरल नाउन। नाउन जो भी होगा वो प्लूरल कैटेगरी का होगा, और जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन आपका प्लूरल कैटेगरी का, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। कौन सा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव कैटेगरी प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे आई का मी, बी का अस, ये सब है ना, लेकिन इसमें वही आएंगे जो प्लूरल होंगे। अच्छा, प्लूरल कैटेगरी क्लियर कौन कौन सी है? तो अस आ सकता है, या तो देम आ सकता है। समझ गए दोस्त? दो ही अक्षर मिलेंगे यहां पर, या तो अस या तो देम। अब बात अगर करें ईच ऑफ प्लूरल नाउन, ईदर ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ, तो वर्ब की क्या कंडीशन रहती है? तो वर्ब जो है दोस्तों यहां पर जो भी आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। एस वी, कैसी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर अच्छे से ना समझ में आ रहा हो तो उसको ऐसे समझे, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज यहां पर किया जाता है। समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, कुछ चीजें और समझाना चाह रहा हूं इसलिए शॉर्ट में लिख लीजिए। सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पर, क्या? सिंगुलर वर्ब, और जो पजेसिव होगा वो हिज, मेल कैटेगरी। अगर यहां पर ये नाउन मेल हुआ, अगर ये यहां पर नाउन जो होगा मेल कैटेगरी का होगा तो यहां हिज हो जाएगा। अगर फीमेल कैटेगरी का होगा तो यहां पर हर हो जाएगा। और अगर ये नाउन अनकाउंटेबल कंडीशन हुआ तो यहां पर इट्स हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? ठीक है, तो ये कंडीशन है, होपफुली आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग इसके कुछ सेंटेंसेस की तरफ। तो आइए चलते हैं इसके कुछ सेंटेंस जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हैं आपको और ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं। चूंकि मैं बार बार आपको एक चीज समझा रहा हूं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर में 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ग्रामर, कॉमन एरर जो पार्ट वाइज होता है, समझ रहे हैं, ऐसे पार्ट्स बने होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या ABCD करके, कुछ इंप्रूवमेंट के तौर पर, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। तो ग्रामर वही है, तरीका जो है अप्लाई करने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप तीनों चीजें कर सकते हैं। मैंने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो जल्दी से एक बार रूल रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो आपको दिख रहे हैं वो 3 ही हैं फिलहाल, है ना, ईच, ईदर और नीदर। इनके अलावा अगर कोई आया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और सब में ऑफ लगना है। अगर ऑफ नहीं लगेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउन को प्लूरल रखना है, गलती अगर ये देंगे तो सिंगुलर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, गलत करके देंगे तो ये सब्जेक्ट दे सकते हैं। वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, अगर ये गलत करेंगे तो प्लूरल दे सकते हैं। पॉजेसिव इस तरह का आना चाहिए, अगर गलत करेंगे तो ये हटाकर कोई और दे सकते हैं। तो बेसिस ये है आपका, और 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। आइए देखते हैं इनमें कमियां क्या है, एरर है या नहीं। अब देखते हैं, और इसको आप खुद करें, वीडियो पॉज करें,
अप्लाई करें, जब मैं इसका आंसर बता दूं तो उससे मैच जरूर करें। ध्यान जरूर ये रखें कि आपने मुझसे कितना सीखा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा है एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सेलेक्टेड। मैं यहां देख पा रहा हूं, कहीं पर भी आप देख पा रहे होंगे एवरी ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सेंटेंस परमानेंटली रॉन्ग है। अब ये क्या हो जाएगा, ये एवरी ऑफ होता ही नहीं है, इस वजह से ये रॉन्ग हो गया। ठीक, अगर अच्छा रखना होगा मुझे तो यहां क्या रखूंगा मैं, एवरी ऑफ की जगह ईच रखा जा सकता है। क्यों, ईच और एवरी का मीनिंग लगभग क्लोज है, क्योंकि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईदर का मतलब होता है कोई, में से कोई, और इसमें उसका मतलब होता है कोई नहीं। ठीक है, तो कोई का इसमें मीनिंग मैच नहीं कर रहा है, प्रत्येक का सभी से मैच कर सकता है। एवरी का मतलब होता है सभी, तो सभी और प्रत्येक लगभग क्लोज है मीनिंग में, इसलिए सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? बाकी चीज अप्लाई करके देख लेते, सही थी कि नहीं। एवरी ऑफ के साथ क्या आना चाहिए था, एवरी ऑफ तो आता ही नहीं। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आना चाहिए, नाउन प्लूरल है, हाँ है, सही हो गया। वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, हैज आया है, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है, और यहाँ पर पजेसिव आया ही नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आइए सेकंड करते हैं। सेकंड ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ सेकंड में क्या है, ईदर ऑफ आ गया, सही है, ऑफ आ गया, नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल, यहाँ क्या आ गया, सिंगुलर आ गया है, रॉन्ग हो गया। तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया है, रॉन्ग है। क्या गलती है यहाँ पर, यहाँ गलती ये है कि यहाँ पर एस लगना चाहिए था, बड़ा सा एस बनाने का मतलब है ये एडिशनल एस है, इसमें गलती क्या थी, एस नहीं था, इसलिए एस लगाकर इसका एरर दिखाया जा रहा है। फिर मॉडल वर्ब कैन आ गई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, 100 रन्स, पजेसिव यहाँ पर भी नहीं आएगा। आइए अगला सेंटेंस करके देखते हैं। नीदर ऑफ, नीदर आ गया, ऑफ आ गया, अब क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, नाउन तो आया नहीं है, तो क्या है, प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आ गया, हाँ आ गया, लेकिन क्या आ गया है, वी आ गया है, वी का मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था, अस आ जाना चाहिए था। ठीक है, अब आ गया, अब पूरा चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं गलत, तो गलत तो हो गया ना, सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया, चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं और भी गलतियां हो इसमें। अब आना क्या चाहिए था, वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या आ गया, वर आ गया, वर का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किए गए, वॉज और वर, वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है, तो चूंकि हमको सिंगुलर रखना था, यहाँ वर नहीं आ सकता, यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। अब वर्ब के वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म, तो रखी हुई सही है। और जैसे देखो आवर लगा दिया गया, आवर का यहाँ पर कहीं कोई यूज नहीं है, आपको यहाँ पर लगाना क्या होगा, मेल की कंडीशन, ये है मेल, मतलब तो यहाँ क्या लगा लेंगे हम लोग, हेज लगा लेंगे, यहाँ हेज हो जाएगा। जेंडर जब क्लियर नहीं होता है, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे हर क्यों नहीं, मैं देखिए नॉर्मली तो हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, उसमें लेडीज जो वुमेन होती हैं, लेडीज तो उनको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में मेल जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पर देखिए वी का मतलब लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी हिज को मिल रही है। अगर यहाँ लड़कियां लिखा होता, गर्ल्स वगैरह, तो ही हराता, अदरवाइज ऐसे नहीं आ सकता। समझ में आ गया? तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव का समझ में आ गया होगा, ये पहला है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज जो है ये चीज बताया करिए कमेंट बॉक्स में क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का सेकंड कंसेप्चुअल टॉपिक। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ईदर, नीदर, एनी, नन का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी आपने ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा, होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जानेंगे ईदर, नीदर, एनी और नन का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए सामने लिखा हुआ है कि उम्मीद है आप जो है नोट्स जरूर बना रहे होंगे। प्लीज नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको ये चीजें परमानेंटली आ सके। और वीडियो और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के सारे वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाएं। और लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। कुछ नहीं जाता है आपका, इससे हम लोगों का हौसला अफजाई होते हैं। कुछ नहीं मिलता है इसमें, ऐसा नहीं कि डॉलर्स के डॉलर्स आ रहे हैं। बस ये रहता है कि जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं मेहनत रंग ला रही है। तो प्लीज इस मेहनत को जो है सपोर्ट करिए और जो है हौसला दीजिए, बस आपसे कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसको क्लियर करते हैं। ईदर
पॉजिटिव सेंस के लिए नीदर, नेगेटिव सेंस के लिए एनी, पॉजिटिव सेंस के लिए और नन नेगेटिव सेंस के लिए, मतलब ईदर और एनी पॉजिटिव सेंस के लिए, नीदर और नन नेगेटिव सेंस के लिए। अब सेंस क्लियर हो गए। अब ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईदर जो है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, नीदर भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, लेकिन एनी और नन का यूज दो व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं से ज्यादा किया जाता है। पेपर में कैसे पूछा जाता है? पेपर में ये पूछा जाता है इनके बिहाफ पर। अगर TWO2 लिखा रहा या दो नाम आ गए तो ईदर या नीदर ही आएगा। अगर TWO2 या दो नाम नहीं आए तो समझ जाइएगा ये दो से ज्यादा है, मतलब दो होने का प्रूफ होगा TWO2 या कोई दो नाम। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ जाइएगा ये दो से ज्यादा का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आइए कुछ इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। तो लिखा हुआ है सेंटेंस, ईच ऑफ द 5 गर्ल्स हैज बीन क्वालिफाइड। ठीक है, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया एनी, एनीवन कुछ भी हो सकता है, इसके साथ जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है वो पहले ही वाला है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है ईच, यहां ध्यान दीजिए, ईच ऑफ द 5 गर्ल्स। तो कितनी गर्ल्स बोली गई हैं? 5 गर्ल्स। तो 5 किस में गया? 2 प्लस में गया। तो या तो एनी होना चाहिए या तो नन होना चाहिए। एनी पॉजिटिव के लिए, नन नेगेटिव के लिए। कहीं भी ऐसा सेंस है जो नेगेटिविटी बता रहा हूं? नहीं। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव या 5 वाले में चला जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा में या तो एनी या तो नन। तो पॉजिटिव था तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एनी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द 5 गर्ल्स। समझ में आया दोस्तों? आइए नीचे वाले सेंटेंस सेकंड में देखते हैं। लिखा हुआ एनी ऑफ द 2 बॉयज। यहां कितने लिखे हुए हैं? 2 लड़के लिखे हैं, मतलब यहां लिखा कोई भी दोनों लड़कों में से गुड शॉट खेलता है, अच्छे शॉट खेलता है, कोई तो इन दोनों में से अच्छा शॉट खेलता है। तो ये जब 2 की बात हो रही है तो यहाँ एनी कैसे आ सकता है 2 के लिए? तो ये दोनों का रूल क्या है? या तो ईदर आएगा या तो नीदर आएगा। तो यहाँ पर ईदर नीदर में कोई एक आएगा, नेगेटिव तो कहीं है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ईच आ जाएगा आपका ईदर। ये गलत है। ठीक, अच्छा वर्ब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बॉयज प्लेज सही हो रही है, यहाँ पर भी हैज आ रही है, वर्ब सही है ना? वर्ब सिंगुलर ही आएगी। बात करें अगर नीदर की तो क्या होगा? नीदर ऑफ अस, नीदर ऑफ अस। तो अस बोला गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 से ज्यादा की बात है, क्योंकि 2 का होना TWO2 या 2 नाम होना जरूरी है। यहाँ नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? नीदर की जगह नन हो जाएगा। बाकी वर्ब जरूर चेक कर लें सेंटेंस में, ऐसा तो नहीं गलत हो। नन ऑफ अस हैव, हैव कैसे हो सकता है? रॉन्ग है। यहाँ पर हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। वजह क्योंकि वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं, किसी ने भी कोई गुनाह नहीं किया है। सिन, सिन का मतलब होता है गुनाह। कोई भी हमने में से, हम में से किसी ने भी गुनाह नहीं किया, ये इसका मीनिंग। ओके दोस्तों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रोनाउन के अगले सेक्शन की तरफ। तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं प्रोनाउन के सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी अनिश्चित, जो जिनको हम जानते पहचानते नहीं हैं, उनकी संज्ञा का रिप्लेसमेंट, उनकी नाउन का रिप्लेसमेंट के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे मैं नाम लूं मोहन, सोहन, अकबर, तो ये आप पहचान रहे हैं, इनका रिप्लेसमेंट क्या होगा? ही, शी, इट वगैरह, है ना? लेकिन ऐसे नाउन जिनको कोई नाम से नहीं जान सकता, उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं वन, समवन की पूरी सीरीज, बडी की पूरी सीरीज इसी में आ जाती है। वन का सीरीज का मतलब है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, और बडी की सीरीज भी इसी में सारी आ जाती है। इन टॉपिक से जो है कई क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है इनके अपने अपने इंडिविजुअल मीनिंग्स, ब्लैंक्स के फॉर्म में या इंप्रूवमेंट के फॉर्म में। वन कोई, समवन कोई, समबडी कोई, एवरीवन सभी, एवरीबडी सभी, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, इनके मीनिंग के आधार पर भी पूछा जाता है। और दूसरा ये पूछा जाता है इनके साथ वर्ब कौन सी आती है, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए कहीं पर, इनके साथ वर्ब जो आती है वो कैसे आती है? सिंगुलर ही आती है। पूछा जाएगा पजेसिव, तो पजेसिव हैज आता है इसमें। ठीक है, यहाँ लिखे देता हूं मैं, हाँ ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लें। इनके साथ सिंगुलर वर्ब और हैज पोजीशन का यूज किया जाता है। इसका हैज पोजीशन का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं
इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की प्रैक्टिस के ऊपर। तो आइए जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो जो है लिखा हुआ है कुछ 3 सेंटेंस है, ब्लैंक्स 4 हैं। तो मैंने आपको पहले बताया पूछने का तरीका क्या है, ये इंडिविजुअल मीनिंग्स के रूप में भी, वर्ब के फॉर्म में भी और आपसे पोजीशन के फॉर्म में भी पूछा था। पहले मैंने आपसे ये ब्लैंक के फॉर्म में मतलब इंडिविजुअल इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आपसे पूछा है। आइए देखते हैं इसके सही आंसर्स क्या होंगे। डैश हैज स्टोलन माई वॉच, ठीक है, डैश हैज स्टोलन माई वॉच। तो यहां पर क्या है, हैज स्टोलन माई वॉच, घड़ी चोरी हो गई है। तो इन सब के मीनिंग क्या है, तो अगर घड़ी चोरी हुई है तो इसका मतलब ये है कि पक्का चोरी हुई है। तो ये नहीं कह सकते नो वन हैज स्टोलन में, किसी ने नहीं चुराई है। नो वन बड़ी की सीरीज, नो वन की सीरीज नहीं आ सकती। तो अब अगर समझ में आ रहा है काटने का तरीका, डायरेक्ट अगर किसी को नहीं आ रहा है तो काटने का तरीका क्या है, अगर यहाँ नो वन बड़ी या नो बड़ी भर दिया तो मीनिंग आने लगेगा किसी ने घड़ी नहीं चुराई है। अगर घड़ी नहीं चुराई तो बात कहने की क्या जरूरत है, इसका मतलब अगर कोई बात कही गई है तो वो बात हुई होगी, ठीक। तो यहाँ नो बडी नो वन की सीरीज नहीं आ सकती। अगर एवरीवन लगा देंगे तो सभी ने घड़ी चुरा ली, एक घड़ी कितने लोग चुरा सकते हैं। तो ना ही एवरीबडी की सीरीज फिट बैठ रही है और ना ही यहाँ पर नो वन की सीरीज। का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा समबडी या समवन। तो समवन या somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। वर्ब देख लीजिए, सिंगुलर आ रही है यहाँ पर वर्ब, है ना, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर यूज की गई है। अगला डैश गिव माई आंसर, कोई मेरा कोई आंसर दे सकता है क्या। अच्छा अगर जब मैं सवाल उठा रहा हूं इसका मतलब मैं डाउट में हूं, तो अगर मुझे पता होता मैं सभी का नाम ना ले लेता तो इसका मतलब मैं एवरीवन तो नहीं हो सकता। कैन एवरीवन, क्या सभी को, नहीं, ऐसा नहीं। कोई है जो आंसर देना मैं पसंद करूंगा तो कोई एक बंदा होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है, यस सही सोच रहे हैं आप लोग, एनीवन। कैन एनीवन या एनीबडी, है ना, कैन एनीबडी गिव माई आंसर। आखिरी कोशिश करिए, सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डैश विल अलाइव, डैश विल अलाइव जिंदा रहेंगे, हैज टू डाई मरना है। मतलब ऐसा क्या इसमें भरे कि आंसर ये लाइन फिट हो जाए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, नो वन विल अलाइव, दुनिया का सबसे कड़वा सच, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। डैश हैज टू डाई, किसको मरना है, कुछ लोगों को नहीं, सबको मरना है। एवरीवन हैज टू डाई, एवरीवन हैज टू डाई, सभी को मरना है, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि जो ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं तो ये मीनिंग के आधार पर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ एरर्स के फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरह पेपर में और आ सकता है। प्रोनाउन चैप्टर रनिंग में है, प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं मैं, और आज प्रोनाउन का लास्ट डे है और आज प्रोनाउन का लास्ट डे है, आज प्रोनाउन का 3rd पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रोनाउन पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहां अभी आपने प्रोनाउन का पहला पार्ट, प्रोनाउन का 2nd पार्ट वीडियो में देख लिया होगा। जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखा है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, वहां पर आप प्रोनाउन का 1st पार्ट 2nd पार्ट क्लिक करिए और उसे पूरा देखिए, और प्रोनाउन 3rd पार्ट भी आप पूरा देखिए ताकि पूरा प्रोनाउन आपको समझ में आ जाए। आज हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के आगे से, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से और उसके आगे तक कितने जो चीजें रह गई उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन who, what, whom, whose और which। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखा करिए। वाकई में अगर आप चैनल में विजिट करने वाले एक स्टूडेंट हैं या जो है एक एक्विजिटिव लर्नर हैं, इंग्लिश बोलना या समझना पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पूरा देखना चाहिए, डोंट स्किप। वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आपको लगता है नहीं समझ में आया, नहीं लग आया, तो आपकी मर्जी, आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं या लीव भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा देखिए प्लीज। पूरा देखेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो लोग चैनल में नए हैं मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कुछ चीज़ें समझ में आए नहीं समझ में आए, दोनों चीज़ों के लिए प्लीज़ कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, जिसकी हिंदी होती है क्या, वॉट कौन, हु की इंग्लिश कौन, वॉट क्या, हुम किसको, हुज किसकी, विच कौन है। हु और विच दोनों के कौन है, अभी आगे बताऊंगा क्या इसमें है कॉन्सेप्ट, ये रूल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। हु का क्या यूज करना चाहिए सब्जेक्ट केस में, लिविंग थिंग के लिए। अगर कोई चीजें लिविंग थिंग है मतलब सांस लेने वाली चीजें हैं तो वो आपको हु लगाना है वहां पर। वॉट कहाँ लगाना है, जब कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो वहां पर आपको वॉट लगाना है। हुम कहाँ लगाना है, जहां ऑब्जेक्ट की नीड हो आपको प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्ट की, वहां आपको हुम लगाना है। हुज कहाँ लगाना है, जहां पोजीशन हो सब्जेक्ट का, ठीक है, वहां हुज लगाना है। और विच कहाँ लगाना है, विच आपको चॉइस में लगाना है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, आप दोनों कंडीशन में आपको क्या लगाना है, आपको विच लगाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आइए प्रैक्टिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो सीखा है आइए इंप्लीमेंट करते हैं और जानते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। जैसे कि अभी पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि किसका कौन सा क्या कंसेप्ट है ना। अगर आपको कम समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करें, फिर से एक बार देख लें क्या बताया गया है, उसके बाद अप्लाई करें और खुद करें मेरे आंसर से मैच। हमेशा की तरह मैं हमेशा जो बताता हूं आपको कि आप खुद किया करें, रूल मैं पहले ही बता देता हूं कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप खुद करें, उसके बाद मेरे आंसर से टैली करें। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि डैश आर यू दैट मेकिंग अ नॉइज। कौन, मीनिंग क्या आ रहा है, कौन है आप जो बहुत शोर कर रहा है, आप कौन है जो बहुत शोर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन का सेंस आ रहा है, तो देखिए कौन का सेंस के लिए दो ऑप्शन है, या तो हु होगा या तो यहाँ पर विच होगा। अच्छा चॉइस यहाँ पर कोई है नहीं, मतलब सीधा यू ही बंदा है, दो कोई बंदा है नहीं, दो या एक से ज्यादा है नहीं जहां पर ये पता ना चल पा रहा कौन शोर कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट एक है। तो और ये लिविंग भी है, इस वजह से यहाँ पर हु हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ऑब्जेक्ट का क्या मसला है और क्लियर करा दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो वो लोग प्लीज यहाँ पर ज्यादा ध्यान से देखें, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है, जो कुछ स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि ऑब्जेक्ट जरा थोड़ा और क्लियर करा दीजिए। तो बहुत बढ़िया मौका है यहाँ पर, इसी को यहीं से समझ लें। यहाँ से ध्यान दीजिए, काम हुआ है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर कराने के लिए आपको वर्ब पकड़नी होती है, ठीक है। ध्यान से समझिए मेरी बात, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझना है तो वर्ब को पकड़ना सीखिए। यहाँ वर्ब हुई है, कोई काम हुआ है, तो देखिए काम हुआ है, क्या हुआ है, मेकिंग का। कौन सा काम हुआ है, मेकिंग का। तो काम किसने किया, मेकिंग ए नॉइज का, मतलब शोर मचाने का यहाँ पर काम हुआ है। कौन शोर मचा रहा है, यू मचा रहा है। तो यू कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अब आपका आंसर सब्जेक्ट में आएगा कि ऑब्जेक्ट में आएगा, सिंपल। कौन सा आएगा, सब्जेक्ट में आएगा। अब सब्जेक्ट में जो है हु रखा हुआ है, अच्छा विच भी सब्जेक्ट ही हुआ है, लेकिन यहाँ चॉइस नहीं है, इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हु हो जाएगा। समझ में आया। फिर भी अगर ना समझ में आए तो प्लीज हमेशा की तरह कमेंट करें, जरूर बताएं, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। दूसरा देखिए, वॉज ही डूइंग इन द मार्केट, क्या कर रहा है वो मार्केट में। तो आइए बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ। सेकेंड सेंटेंस है वॉज ही डूइंग इन द मार्केट। क्या मीनिंग कैसा लग रहा है, क्या कर रहा था वो मार्केट में। अच्छा और चेक कर लेते हैं कि कहीं और तो कुछ नहीं होगा। कौन कर रहा था मार्केट में, फिट नहीं बैठा, तो फिट नहीं बैठा तो कौन के सेंस तो नहीं आएंगे, वो नहीं आ सकता, विच नहीं आ सकता। अब यहाँ पर किसको कर रहा था, किसकी कर रहा था, दोनों मीनिंग ऑड है, ये नहीं आने वाला। आंसर आ रहा है क्या कर रहा था, तो क्या का क्लियर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। देखिए जितना आंसर चूज करना आसान है उतना ही दूसरे ऑप्शंस को कट करना भी आसान है। तो आप कट करना सीखिए, जब कुछ ना समझ में आए तो आप कट भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। ऑफ दीज सर्वेंट्स, यहां सर्वेंट्स होना चाहिए था, डैश ऑफ दीज सर्वेंट्स, नौकरों में से, इन नौकरों में से कौन से नौकर ने जग को तोड़ दिया है। अच्छा इसका मतलब ये होगा नौकर ज्यादा होंगे, तो दो, कम से कम दो नौकर होंगे, इनमें या इनमें किस नौकर ने जग तोड़ा। ये क्या हो गई, ये हो गई चॉइस। तो इसलिए यहां पर चॉइस के लिए मैंने आपको कौन सा बताया है ऑप्शन, आप विच को अप्लाई करेंगे हमेशा। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका विच। अगर बात करें चौथे ऑप्शन की तो लिखा होगा कार आर यू ड्राइविंग।
डैश कार आर यू ड्राइविंग, गाड़ी चला रहे हो आप। कौन गाड़ी चला रहे हो, क्या गाड़ी चला रहे हो, किसको गाड़ी चला रहे हो, किसकी गाड़ी चला रहे हो या कौन। आंसर क्लियर हो, किसकी गाड़ी आप चला रहे हो, किसकी कार चला रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा whose car are you driving, किसकी कार आप चला रहे हैं। अच्छा, बात करें अगर पांचवी सेंटेंस की, तो ध्यान से देखिए, जिन लोगों को ऑब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो वो पांचवा सेंटेंस बहुत जिम्मेदारी से समझें, ठीक है। पहला और पांचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश डू यू लाइक मोस्ट योर फादर और मदर। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर कराने के लिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि आपको मीनिंग वर्ब क्लियर होनी चाहिए। यहाँ वर्ब ध्यान के लिए क्या हुआ, यहाँ पर हुआ है लाइक, वर्ब क्या है, लाइक, लाइक करना। कौन लाइक कर रहा है, यू लाइक कर रहा है, यू लाइक कर रहा है ना, यू लाइक कर रहा है, तो ये क्या हो गया, यू हो गया आपका सब्जेक्ट। किसको लाइक कर रहा है, फादर और मदर को। तो यहाँ इस ब्लैंक में किसके बारे में बात करी जा रही है, अगर यू के बारे में बात करी जा रही होगी तो यहाँ आंसर सब्जेक्ट आएगा। अगर यहाँ फादर या मदर में से किसी के बारे में बात की जा रही होगी तो मीनिंग यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट हुआ तो हु या विच, ऑब्जेक्ट हुआ तो हुम आंसर होगा, और मीनिंग भी क्लियर है। जैसे डू यू लाइक मोस्ट, तुम पसंद करते हो अपने पापा को या अम्मी को, या पापा को या माँ को, किसको पसंद करते हो। तो यहाँ आंसर यहाँ रहा, किसको ज्यादा पसंद करते हो, तो किसको की इंग्लिश क्या है, हुम। हुम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्लियर हो रहा है, पसंद करने वाला कौन, यू, और जिसको पसंद करता है, यहाँ पर जिसको पसंद किया जा रहा है वो है फादर या मदर, मतलब ऑब्जेक्ट। इस वजह से यहाँ पर आंसर हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया हो। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ऑब्जेक्ट को और अच्छे से क्लियर कराइए, एक दो सेंटेंस और दीजिए, तो ये रहे आपके सेंटेंस पहला और पांचवा, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहुंच गए हैं प्रोनाउन नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होता है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक साथ लेकर सकते हैं जिसको। तो दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप देख रहे हैं, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। इन दोनों की हिंदी जो है कॉमन है, एक दूसरे को और या एक दूसरे को। ये तो जबान का टेस्टिंग मोड है, कहीं कहीं एक दूसरे को आ जाता है, कहीं कहीं एक दूसरे के लिए आ जाता है, कहीं कहीं एक दूसरे के साथ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो टोटल इंग्लिश कॉन्सेप्ट है वो दो लोगों के लिए है और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। मतलब अगर दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं तो ईच अदर, और दो से ज्यादा कर रहे हैं तो वन अनदर का यूज किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं इसकी प्रैक्टिस में, जानते हैं इसका यूज और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए दो सेंटेंसेस हैं और जानते हैं इसके सही वर्जन आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। पहला है यू एंड आई हेल्प वन अनदर, वी इंडियन शुड लव एंड ईच अदर। जैसा कि बताया गया आपको कि सेंटेंस में अगर आप पढ़ें तो देखिए किसका रूल चल रहा है, वन अनदर का। वन अनदर का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो दो से ज्यादा के लिए आएगा। यहाँ कितने लोग हैं, एक और दो, तो दो हैं और वन अनदर लगा हुआ है। अब या तो ये दोनों गलत हैं या तो ये गलत है, तो किसको हटाएं। तो बेहतर तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप वन अनदर रखा रहने दें, यू एंड आई रखा रहने दें, वन अनदर हटा दें, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस रॉन्ग है और यहाँ पर वन अनदर की जगह क्या हो जाएगा, ईच अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईच अदर। मीनिंग क्लियर है दोनों की। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, लिखा हुआ है वी इंडियन शुड लव ईच अदर। हम भारतीयों को चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार मोहब्बत से रहें, हार्मनी में रहें, पीस में रहें, ठीक है। तो यहाँ पर वी इंडियन लिखा हुआ है तो हम लोग 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ दो से बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर आना चाहिए। यहाँ रखा हुआ ईच अदर है, इस वजह से ये गलत हो गया। क्या हो जाएगा, हो जाएगा वन अनदर। क्लियर दोस्तों। तो ये रहा आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जहां हम लोग ने जाना ईच अदर और वन अनदर के रूल। तो दोस्तों ये रहा प्रोनाउन। आज आपने पूरा प्रोनाउन पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि उनको कहां पर कोई प्रॉब्लम आई है। उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मैं निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगा हो आपको कुछ नॉलेज एनहांस हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें।
और अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। मैंने आप